Hello students. Hi, this is Pankaj Singh. Welcome to Trident's Chemistry, where we will learn topics of chemistry in conceptual and tricky ways. So, let's begin. Hello students. Welcome to the lecture 2 of carbon and its compound. In the first lecture, we learn what is covalent compounds, what is covalent bond, and how the covalent bond is formed, what are the necessary conditions for it, and we saw few examples as well. Now, today before starting with the new topic, we'll see some questions based on the NCERT, like from your syllabus. The question is what would be electron dot structure? What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur? You know that sulfur has atomic number 16. Sulfur, which is made up of 8 atoms of sulfur. Means they are talking about S8. They're talking about S8. So let us see now how we can understand this structure. तो सबसे पहले तो हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है. इट फॉर्म द स्ट्रक्चर लाइक द आंसर. इसको ये जिसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं पकड़ रिंग. वी कॉल इट एज पकड़ रिंग और स्मॉल क्राउन काइंड हम उसको बोल सकते हैं. अभी देखिए इसको अरेंज कैसे करना है. सबसे पहले सल्फर विल बी अरेंज लाइक दिस. ये 3 सल्फर हो गए आपके. देन यहां पे एक सल्फर होगा सेम पैटर्न में, ठीक है. देन फाइनली 1 सल्फर विल बी हियर, अनदर सल्फर विल बी हियर. अब इसको अटैच करते हैं हम, ठीक है बेटा. इसको हम अटैच करते हैं. सो इसको हम कैसे अटैच करेंगे? लाइक दिस. फर्स्ट बॉन्ड, देन सेकेंड बॉन्ड, then this is will be third, will be like this, and this, and this, then this. ठीक है. अब आपको पता ही है अबाउट द सल्फर. सल्फर के बारे में पता ही है आपको. एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 2, 8, 6. तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने? 6. बट इसकी वैलेंसी कितनी बेटा? 2. तो मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है. 2 बॉन्ड में कितने पैटर्न आएंगे? या तो 2 सिंगल या 1 डबल. मतलब समझ आ रहा है? 2 सिंगल मतलब अगर सल्फर यहाँ पे तो एक इधर बना सकता है, या अगर डबल है तो इस तरीके से बना सकता है. डिपेंड करता है उसके साथ में कौन कनेक्टेड है. तो आप देख सकते हैं. अब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और जिसमें से सिर्फ उसके कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए. तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास दिखाई देंगे. यस. तो हर एक सल्फर के पास यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे मिलेंगे, क्योंकि उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है. और 6 इलेक्ट्रॉन में से उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं 2 सल्फर एटम के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए. कैसे? आप देख सकते हो. अगर सपोज मैंने जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और क्रॉस से अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, तो लेट अस सी. जैसे देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, यहाँ पे सेम हर सल्फर ने सेम उसी तरीके से शेयर किया हुआ है एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन्स. यू कैन सी दिस. यस, I hope you all understood this. Yes, there is one another question. I hope this you all understood this question. Okay, there is another question, question number 2, what they have asked here. Just a second, let me make a line for this, so at least we can like sure कि हम दूसरा question study कर रहे हैं. Otherwise कभी कभी हमें confusion हो जाता है कि are we learning the same question. So now the question number 2, we have to show
the explain nature of covalent bond. Explain the nature of covalent bond using bond formation in CS3Cl. बेटा दिस इज अ कंपाउंड, द नेम ऑफ कंपाउंड मैं आपको अभी बता देता हूँ यहाँ पे, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. दिस इज नोन एज क्लोरोमीथेन. द आईयूपैक नेम इट हैज. इन फ्यूचर हम इस चैप्टर में ये सारे नोमेनक्लेचर करने वाला है, और जो इसका कॉमन नेम है वो है मिथाइल क्लोराइड. तो दिस इज TH है, THYL, मिथाइल क्लोराइड. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? यस, ओके. तो अब सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट है. हमें पता है कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, 2,4. तो इसका वैलेंसी भी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने इसके 4 है. नाउ इन द केस ऑफ हाइड्रोजन वी नो दैट इट हैज अ 1 इलेक्ट्रॉन, so it has a valency 1, valence electron 1. In case of chlorine we know that it has a 17 electron, 2,8,7. so it has a valence electron 7 and valency 1. कार्बन को 4 बॉन्ड की जरूरत है, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. हाइड्रोजन को 1 शेयर्ड की जरूरत है, और क्लोरीन को कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है. कार्बन को टोटल 4 की जरूरत है, क्लोरीन को 1, हाइड्रोजन को 1. तो हाइड्रोजन कितने वहां पे 3. तो हम इसको किस तरीके से अरेंज करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे. सपोज अगर मैं कार्बन को सेंटर में अरेंज करता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्लोरीन को मैं अरेंज कर रहा हूं. ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड एवरी हाइड्रोजन हैज अ 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज अ 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, और कार्बन हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन. So I guess you all understood now. Thus, so hydrogen is forming duplet, chlorine is forming octet, carbon is also forming octet. So this is how I have explained you all the formation of CS3 molecule in the covalent bond. Okay, students, understood? तो जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के हैं, 3, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल. एट द सेम टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब बॉन्ड बनता है, अगर दोनों सेम एटम के बीच में बन रहा है तो कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा, और अगर अलग अलग एलिमेंट के बीच में बन रहा है तो कौन सा टाइप होगा. सो ऑलरेडी आई थिंक आई हैव डिस्कस विथ यू ऑल द बॉन्ड फॉर्म्ड between the same atom. Which bond I'm talking about? Covalent bond. I'm talking about covalent bond. Okay, so if the bond is formed between the same atom, that is known as non-polar covalent bond. Yes, I have already discussed with this, so now we are going to understand this topic. And the next is polar covalent bond. Okay, so let us have the definition for the first one. What could be the definition of this? A covalent bond formed between two atoms of the same elements, or we can say same electronegativity. Now what is electronegativity? It is a term specified for the elements. It is a capacity to pull the electrons towards itself in the bonding atoms. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा एक सीरीज होता है, पूरा एक वैल्यू होता है, उसके हिसाब से. जैसे भी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा वैल्यू 4 है. अब जैसे मैं बता रहा हूँ फ्लोरीन का वैल्यू कितना है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 4 है. हाइड्रोजन का कितना है वैल्यू, 2.1 है, समझ लो आप. तो अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड हल्का सा अपनी तरफ पुल करेगा, पूरा नहीं खींच पाएगा, पुल करेगा. तो इसके वजह से फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव.
बट अगर सिर्फ फ्लोरीन और फ्लोरीन है तो कोई किसी को पुल नहीं कर सकता, तो हम बोल सकते हैं सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो तब कोई चार्ज आएगा, तब कोई पोलैरिटी नेचर होगा नहीं। तो याद रखो, इफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड नॉन polar covalent bond. I hope you all got this now. Yes. So if you want to understand the example, so we can say hydrogen, we can say chlorine, we can say oxygen, yes or no? We can say nitrogen. तो हर मॉलिक्यूल में सेम एटम्स हैं, भले ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमें पता है सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनेगा। ये सारे एग्जांपल हमने समझा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बट ये किस में, कौन से कैटेगरी में आएंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय दिस टू एटम्स आर सेम। यस, एंड इफ आई वांट टू डिफाइन फॉर द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सो अ कोवेलेंट बॉन्ड formed between two elements या different elements, या तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म टू एटम्स having different electronegativity, है ना, between the two elements of different electronegativities. Okay, they're called as polar. The covalent bond formed between the two elements of the different electronegativity is called polar covalent bond. I hope you all understood. Yes. तो अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं HCl का, तो आपको पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा? What will happen? This bond will be slightly shifted towards the chlorine. So याद रखिएगा, this is a polar covalent bond. Every time they are having these negative and partial charges, जिसको बोलते हैं डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्जेस। अंडरस्टूड? पार्शियल बेटा, अंडरस्टूड? अब जैसे H2O में भी आप ले सकते हैं, H2O में भी अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, पार्शियल पॉजिटिव रहेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, और इसका नेगेटिव रहेगा, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट्स होने की वजह से इनके बीच में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के लिए पुल बढ़ जाता है और एक का कम हो जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। ओके, so now we have to understand whatever we learned till now, covalent compounds के बारे में जो भी पढ़ा, now we have to understand the characteristics of covalent compounds. क्योंकि हमें पता है कि हमें टॉपिक में, हमारे चैप्टर में कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना है और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। सो बिफोर गेटिंग इनटू द कार्बन कंपाउंड्स, फर्स्ट वी लर्न जो बॉन्ड बना रहे हैं, वो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। The first characteristics we have is the physical state. Is the physical state of the covalent compound. What we can say, the covalent compounds are generally gases or liquid, but compounds with the higher molecular masses are solid. So they are generally liquid or gases, but with high molecular mass. आप सबको पता होगा molecular mass क्या, atomic mass को combine करते हैं। Molecular masses are in solid state, and to prove this we must have some example. तो देखिए, सॉलिड में कोई ऐसा बताइए कंपाउंड जो कोवेलेंट हो, फिजिकल स्टेट उसका सॉलिड हो, जैसे हमें पता ही है, बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज, यूरिया, है ना। देन नैप्थलीन बॉल्स आपको पता ही होगा, नैप्थलीन। लिक्विड में
एनी गेसेस? एथेनॉल बेस्ट कोवेलेंट एग्जांपल जो हमारे पास है H2O, वाटर भी है ना। ऑर्गेनिक में कौन आ गया आपका? बेंजीन आ गया। गैस में हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बन्स, गैसेस जैसे ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, देन मीथेन गैस के बारे में भी आपने सुना रहेगा, राइट। तो फिजिकल स्टेट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, ठीक है। सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव लो एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, अभी जैसे मैंने बताया आयनिक बॉन्ड भी है, ठीक है। तो अब आयनिक बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं एज कंपेयर टू दी आयनिक कंपाउंड। बट बेटा याद रखो एक्सेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। एनी गेसेस फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड्स? यस, diamonds and graphites, they are the exception. They have high melting and boiling point. Understood everyone? Third is solubility. What is meant by solubility? Maximum amount of, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, शुगर, अ ग्लास ऑफ वाटर लिया मैंने और शुगर लिया, उसमें डिजोल्व करना स्टार्ट किया, तो एक समय तक ही मैक्सिमम डिजोल्व हो पाएगा, उसके बाद तो डिजोल्व होगा नहीं ग्लास ऑफ वाटर में शुगर। तो बता सकते हैं ना, सॉलिबिलिटी मतलब वही होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इनटू द पर्टिकुलर और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। और इसमें जो हमें सॉलिबिलिटी का मतलब समझना है कि वो किस में ज्यादा सोल्यूबल है। अब जैसे दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मोस्टली हम वाटर यूज करते हैं, और ये जितने भी कंपाउंड्स हम अभी पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पढ़ेंगे हम, कार्बन कंपाउंड्स अगर स्टडी करेंगे तो व्हाट वी कैन से इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक, कोवेलेंट कंपाउंड्स are generally are generally soluble in organic solvent, but they are less soluble in water. But बेटा मैंने बोला exception is always there, exception is always there। जैसे अभी मैं अगर एग्जांपल लिखूं यहाँ पे एक्सेप्शन में, तो व्हाट आई कैन राइट, ग्लूकोज। देखो ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये वाटर में रेडिली क्या होता है बेटा, डिसॉल्व होता है। जैसे एसिड के बारे में बात करेंगे, HCl, ये भी डिसॉल्व होता है ना। बट अगर मैं नैप्थलीन की बात करूंगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, है तो कोवेलेंट। तो मैक्सिमम जो हमारा कंसर्न है यहाँ पे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके यहाँ पे हमारा कंसर्न है। एंड द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी वी हैव इज कंडक्टिविटी। तो बेटा अगर वो आयंस बना नहीं रहे हैं, अगर वो आयंस नहीं बना रहे हैं, सो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? सॉलिड है, कंपाउंड है, तो उनके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फ्री। जैसे कि अभी एक्सेप्शन हमेशा फिर से होगा, जैसे ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड बेसिकली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक्सेप्शन लिखना है तो हम क्या लिख देंगे बेटा, राइट, graphite. Why they do not conduct electricity? Because they do not have a free electrons, neither they form ions, है ना। तो याद रखना, no
free electron, no ions, no free electron, no ions. तो ये सारी चीजें आपको अंडर समझ में आनी चाहिए. Understood everyone? Okay. So here we completed with the properties called carbon and its compound का second lecture. हमें यहाँ तक समझना है. In the next lecture, we'll start from the allotropes of carbon. And we already know that what are the allotropes of carbon, but we'll go into the detail of it and try to understand the versatile nature of carbon as well. Because this chapter is little vast, so we have to go little slow in the depth, so that at the end of the chapter will be like, I know this chapter completely. Okay, students. So in the next lecture, we'll continue from the allotropes of the carbon. Thank you.